नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि 25 जनवरी को आर या पार की कहानी क्या है, इसे एक फैसला कुन दिन क्यों करार दिया जा रहा है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या बड़ा फैसला किया है, पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा, मियां नवाज शरीफ ने क्या नई और बड़ी सियासी चाल चली है, लंदन से इस्लामाबाद की गई एक कॉल की अंदरूनी कहानी क्या है, शहबाज शरीफ ने क्या नई और हैरान कुन सरगर्मी एक रावलपिंडी में की है, वज़ीर आज़म इमरान खान को दो वज़रा ने क्या पैगाम पहुंचाया और इस पैगाम पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किस नौयत के फैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी 25 जनवरी को आर या पार की कहानी क्या है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या बड़ा फैसला किया है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं जिसमें कुछ नए इंकशाफात और नए नुकात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे नुकात और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इन नुकात की आला तरीन सतह पर बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है, ये खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है, जहां एक ख़ास केस में 3 मौके पर बड़ी गैर मामूली और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। और ये जो केस था, ये केस जस्टिस साकिब निसार की जो मुबैना ऑडियो सामने आई थी उसकी तहकीकात के लिए एक कमीशन कायम करने के मुतल्लिक था और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने खुद इस केस की समाअत की। अब इस केस की समाअत के आगाज़ पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजार से ये इस्तफसार किया कि क्या आपको असल ऑडियो क्लिप का और असल ऑडियो का इल्म है कि ये असल ऑडियो कहाँ मौजूद है। इस पर सदर सिंध हाई कोर्ट बार सलाहुद्दीन ने यह जवाब दिया कि असल ऑडियो क्लिप कहाँ है ये तो हमें भी मालूम नहीं, हमारी बस इतनी इस्तदा है कि इंक्वायरी के लिए आज़ाद कमीशन बनाया जाए। यानी मरियम नवाज के ये जो एक प्रॉक्सी वकील वहाँ पर सामने आए, मरियम नवाज के एमा पर ये जो दरख्वास्त वहाँ पर दायर की गई, उन्होंने कहा कि हमें भी ये नहीं मालूम कि ये असल ऑडियो क्लिप कहाँ पर है, हम सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बनाया जाए। अब उस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि ये तमाम चीज़ें तो ज़ेरे इल्तवा अपील से मुतल्लिक हैं और जिनकी अपीलें हैं उन्होंने तो इंक्वायरी का और तहकीकात का मुतालबा ही नहीं किया। उन्होंने तो ये मुतालबा ही नहीं किया कि साकिब निसार की ये जो मुबैना ऑडियो है इसकी कोई तहकीकात करवाई जाएँ। यानी उनका इशारा ये था कि अपीलें तो ये मरियम नवाज़ की थी, मरियम नवाज़ की अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं, मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के केस से रिलेटेड ये ऑडियो सामने लाई गई थी जिसके मुतल्लिक सबको पता है कि वो एक जाली ऑडियो है। तो मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ की जानिब से तो इस ऑडियो में जिस किस्म का तासुर दिया गया था कि मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ को कोई दबाव के तहत सज़ा दी गई थी, तो मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ तो इस पूरे मामले में फ़रीक ही नहीं बने। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि अब अदालत जो भी ऑर्डर जारी करेगी उसके असरात ज़ेरे इल्तवा अपीलों पर भी आएंगे। यानी वो केस जो मरियम नवाज़ की ज़ेरे इल्तवा अपीलों के मुतल्लिक है। और साथ ही ये भी मेंशन उन्होंने किया कि अब चूंकि मरियम नवाज़ की एक अपील इस वक्त ज़ेरे समाअत है और ज़ेरे इल्तवा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अदालती ऑर्डर का उस पर भी असर पड़ सकता है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने एक सवाल किया और उनका कहना यह था कि क्या हाई कोर्ट रिट पिटीशन में कोई ऐसा ऑर्डर जारी कर सकती है जिसका किसी ज़ेरे इल्तवा अपील पर असर पड़े। ये बड़ा उनका मानी खेज सवाल था। और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी पिटीशन में इल्ज़ाम ये है कि इस अदालत के यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बेंचेस हैं ये किसी के दबाव में बनाए गए और जस्टिस साकिब निसार ने जिस तरीके से एक पूरा माहौल बनाया गया कि राना शमीम ने
एक पहले बयान हल्फी दिया और ये इल्ज़ाम लगाया कि जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस आमिर फ़ारूक पर कोई दबाव डाला था और वो बयान हल्फी उनका झूठा साबित हो गया था, क्योंकि जस्टिस आमिर फ़ारूक तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की अपीलों की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। तो दूसरी जानिब इस ऑडियो क्लिप के ज़रिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर असल में एक दबाव डालने की कोशिश की गई और ये तासुर बनाया गया कि इस अदालत पर यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कोई दबाव था। उसके बाद चीफ जस्टिस थोड़े से जिच भी हो गए और उन्होंने दोबारा इस्तफसार किया कि आप बताएं कि क्या ये अदालत कॉम्प्रोमाइज़ थी और ये जो बेंचेस बने इस अदालत के, क्या ये बेंच किसी के प्रेशर में बनाया गया था? क्या इस बात का कोई छोटा सा सबूत भी मौजूद है आपके पास? और ये जब बात की चीफ जस्टिस ने तो उनका लहजा थोड़ा सा तल्ख था, क्योंकि उनकी अदालत पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि यहाँ जो बेंचेस हैं वो किसी के प्रेशर पर बनते हैं, किसी के दबाव पर बने। तो उन्होंने कहा कि अगर इसके मुतल्लिक आपके पास या किसी के पास कुछ छोटा सा सबूत भी है तो वो सबूत सामने लाया जाए। साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जब आप ये कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए तो वो बेंच में शामिल जजेस की होगी। क्या किसी की ख्वाहिश या किसी के बयानिए पर जजों से इंक्वायरी शुरू कर दें हम? यानी ये भी बड़ा मानीखेज एक आप कह सकते हैं कि उनकी जानिब से रिमार्क्स आए कि सिर्फ किसी की ख्वाहिश पर और किसी के बयानिए पर जजों से इंक्वायरी शुरू करना कोई एक जायज़ अमल होगा और कोई मुनासिब अमल होगा। अब यहाँ से सलाहुद्दीन के जो वकील हैं उन्होंने थोड़ा सा यू टर्न लेना शुरू कर दिया और सलाहुद्दीन के वकील ने अदालत के रूबरू ये कहा कि मेरी पिटीशन में असल में जो बुनियादी इस्तदा है वो जस्टिस साकिब निसार के ऑडियो क्लिप की इंक्वायरी की है। इस ऑडियो क्लिप में ये नहीं कहा गया कि दूसरी तरफ वो किस जज से बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और झूठ बोला और ये कहा कि ऑडियो क्लिप की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस ऑडियो क्लिप को एडिट नहीं किया गया। हालांकि ये जो ऑडियो क्लिप एक सामने लाया गया था जो कि जस्टिस साकिब निसार की मुख्तलिफ तकरीरों से टुकड़े जोड़कर बनाया गया था, उसकी जो फॉरेंसिक ऑडिट करने वाली कंपनी थी वो अपने मौक़िफ़ से पहले ही पीछे हट गई थी और उसके बाद फिर एक और बड़ी मोतबर अमरीकी कंपनी से जब इसी ऑडियो का एक और फॉरेंसिक ऑडिट करवाया गया था तो उस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में साफ बताया था कि ये ऑडियो जाली है और मुख्तलिफ टुकड़े जोड़कर बनाई गई है और इसे मुख्तलिफ माहौल में रिकॉर्ड किया गया है, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में उस ऑडियो को रिकॉर्ड किया गया है। अब इस पूरी सूरत हाल के बाद चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया कि आपने ये रिपोर्ट कहाँ से हासिल की, जिस पर सलाहुद्दीन एडवोकेट ने यह कहा कि ये सारी चीज़ें और ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं ये हमने इंटरनेट से हासिल की। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट पर तो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्या उन सब चीज़ों को मुसद्दका कहा जा सकता है? उसके बाद सलाहुद्दीन एडवोकेट ने यह कहा कि अटॉर्नी जनरल ने उन्हें ये कहा था कि वो किसी की प्रॉक्सी हैं, यानी अटॉर्नी जनरल का तासुर ये था कि वो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की प्रॉक्सी हैं, इसलिए वो खुद किसी फॉरेंसिक माहिर का नाम तजवीज़ नहीं कर सकते। आप इस हवाले से अटॉर्नी जनरल से ही किसी मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसी का नाम मालूम कर लें। उसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल से गैर मुल्की मुस्तनद जो फॉरेंसिक एजेंसियां हैं उनके नाम तलब किए और पिटिशनर्स को ऑडियो क्लिप फराहम करने की हदायत करते हुए ये समाअत जो है 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बहरहाल अब वापस आते हैं कि 25 जनवरी को आर या पार की कहानी क्या है और इस हवाले से क्या दावे किए जा रहे हैं और इन दावों की बुनियाद क्या है। तो मामला ये है कि ये जो दावे किए गए 25 जनवरी के मुतल्लिक कि ये आर या पार वाला दिन होगा, बड़ा फैसला कुन दिन होगा, ये दावे एक ऐसे वक्त में किए गए जब मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की मुबैना डील के हवाले से एक ताज़ा तरीन क्लेम किया गया या आपके कह सकते हैं कि एक नई इतला फैलाई गई। और ये जो इतला है ये इस वक्त इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं वहाँ गर्दिश कर रही है और कुछ मखसूस हल्के, ख़ास तौर पर ऐसे हल्के जो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब समझे जाते हैं, ये भी दावा करते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत के मुतल्लिक उनके पास अंदर की खबरें होती हैं और वो मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत से राब्ते में भी रहते हैं। तो ये जो हल्के हैं उन्होंने इन्हीं इतलात पर कुछ बड़े बड़े दावे भी किए और ये इतलात
उन दावों से मुख्तलिफ थीं जिनमें यह कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की डील 3 मरहलों पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में मियां नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी के दौरान ही उन पर जो कुछ केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, एक आप कह सकते हैं गुडविल जेस्चर के तौर पर। दूसरे मरहले में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, तकरीबन 4 से 6 हफ्ते जेल में रहेंगे, उसके बाद उनकी ज़मानत हो जाएगी और तीसरे मरहले में उनके जो दीगर केसेस हैं वो भी मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन अब एक नया दावा किया जा रहा है और ये जो दावा है ये मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के ख़ात्मे के मुतल्लिक है और सुप्रीम कोर्ट बार की उस दरख्वास्त के मुतल्लिक है जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भवन जो हैं उनकी हदायत पर और उनके एमा पर यह दरख्वास्त तैयार की गई। एहसन भवन लंदन में एक ख़ास मिशन पर गए थे, उनकी मियां नवाज शरीफ की फैमिली मेंबर से मुलाकातें हुई थीं और एहसन भवन इससे पहले भी नून लीग और शरीफ फैमिली के बहुत करीब रहे हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने मियां नवाज शरीफ को लाहौर में एक ऐसी तकरीब में मदऊ कर लिया था चीफ गेस्ट के तौर पर, जहां चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी मौजूद थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे और एक ऐसी तकरीब जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान मौजूद हों, चीफ जस्टिस मौजूद हों। वहीं पर मियां नवाज शरीफ से उन्होंने एक सदारती खुतबा दिलवाया था, एक सदारती तकरीर करवाई थी। यानी जिन अदालतों ने और जिन जज साहिबान ने मियां नवाज शरीफ को मफरूर करार दिया, मुजरिम करार दिया, इश्तहारी करार दे दिया, उन्हीं के सामने मियां नवाज शरीफ ने चीफ गेस्ट के तौर पर तकरीर की और इसका एहतमाम भी एहसन भवन ने किया। वही एहसन भवन जो अब मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। अब इस हवाले से दावा ये किया जा रहा है कि ये जो दरख्वास्त है ये भी इस्टेब्लिशमेंट से डील का एक हिस्सा है और ये असल में डील का एक फाइनल मरहला है। और क्लेम ये भी किया जा रहा है कि डील के इस तीसरे मरहले पर मार्च में अमल दरामद हो जाएगा, यानी मार्च में मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म हो सकती है। अब नून लीग के करीबी हलकों की जानिब से किए गए ये दावे अपनी जगह, लेकिन इस हवाले से कुछ दिलचस्प ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं वो भी आपको बताएंगे और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि 25 जनवरी को आर या पार की कहानी क्या है। तो मामला ये है कि कुछ हलकों के मुताबिक एक -1 यानी माइनस इमरान खान फार्मूले पर काम हो रहा है और इसके मुतल्लिक ये दावा भी किया गया कि इस फार्मूले को असल में पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं, जो पाकिस्तान के फैसला साज हलके हैं, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी हमायत भी हासिल है। और ये तासुर भी बनाया गया कि अगर सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया जाए और तहरीक इंसाफ का कोई और रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म बन जाए और उसके बाद 2023 में इलेक्शन करवाने के बजाय 6 माह के अंदर सितंबर या अक्टूबर 2022 में ही नए इलेक्शन करवा दिए जाएं, तो इस्टेब्लिशमेंट को इस मूव पर कोई एतराज़ नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट इस मूव को सपोर्ट करेगी और इस किस्म की तजावीज़ के मुतल्लिक दावे किए गए कि मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान भी अंडर डिस्कशन आई यही तजावीज़ और कुछ तजावीज़ के मुतल्लिक ये कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट से भी शेयर की गई। अब इस हवाले से नून लीग जो पहले तहरीक अदम एतमाद पर बिल्कुल आमादा नहीं थी, जो पीपल्स पार्टी की तजवीज़ और पीपल्स पार्टी के इसरार के बावजूद तहरीक अदम एतमाद लाने पर किसी भी तौर पर तैयार नहीं थी, अब वही नून लीग तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन को बड़ा वज़न दे रही है, इस ऑप्शन को खुद सामने लेके आ रही है। और फजलुर रहमान और जो शहबाज शरीफ की मुलाकात है वो भी इसी मामले पर हुई और मियां नवाज शरीफ ने लंदन से इस्लामाबाद फजलुर रहमान को कॉल करके कहा कि अब जो भी हरबा इस्तेमाल करना है इस हुकूमत को रुखसत करने के लिए वो हरबा हम इस्तेमाल करें, यानी लॉन्ग मार्च के ज़रिए अगर पुरतशद्दुद सूरत हाल पैदा करनी है, रेड जोन में वहाँ बदअमनी फैलानी है, तब भी वो हरबा इस्तेमाल करें। और अगर ये जो मामला है तहरीक अदम एतमाद वाला ये इस्तेमाल करना है, इसको भी इस्तेमाल करें, या सिर्फ माइनस इमरान खान फार्मूला इस्तेमाल करना है और उस फार्मूले पर अमल दरामद करना है, तो तब भी इस्टेब्लिशमेंट से आप किसी न किसी तरीके से राब्ते करके, यानी शहबाज शरीफ भी, तो इस फार्मूले पर अमल दरामद करवाएं। लेकिन इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि ये दावे तो किए जा रहे हैं
कि तहरीके अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के कुछ जो नाराज़ अरकान हैं इस तहरीक के हक़ में और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दे देंगे। ये दावा भी किया गया कि तहरीक इंसाफ के कुछ इत्तेहादियों पर काम किया जा चुका है और तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जमातें यानी MQM और काफ लीग और GDA में से भी कुछ अरकान ऐसे होंगे जो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट दे देंगे। इसी तरह जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान हैं उनके मुतल्लिक भी ये दावा किया गया कि ये भी तहरीक अदम एतमाद के हक़ में और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दे देंगे। और जहांगीर तरीन के मुतल्लिक जो दावा किया गया वो इस बुनियाद पर किया गया कि उनकी ख्वाजा साद रफ़ीक की बेटी की शादी में लाहौर में ना सिर्फ ये कि ख्वाजा साद रफ़ीक से मुलाकात हुई, दीगर लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकातें हुई और अय्याज सादिक से भी उनकी एक अलग से बड़ी ख़ास मुलाकात हुई। और उस वक्त जब जहांगीर तरीन से ये सवाल किया गया कि क्या आपके जहाज़ का रुख नून लीग की जानिब भी मुड़ सकता है, तो उस पर उनका ये कहना था कि जहाज़ तो जहाज़ होता है, उसका रुख किसी भी जानिब मुड़ सकता है। नून लीग के साथ मेरे पहले भी ताल्लुकात थे, अब भी मेरे ताल्लुकात कायम हैं और ये ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे और हमारी दोस्ती कायम रहेगी। इसी वजह से जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतल्लिक भी ये कहा जा रहा है और ये दावे किए जा रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देंगे। अब ये जो पूरी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में PDM का सरबराही इजलास जो है ये 25 जनवरी को बुलाया गया है और अपोजिशन इसे एक फैसला कुन इजलास करार दे दिया है और ये कहा जा रहा है कि ये एक आर या पार वाला इजलास होगा और इसी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक हतमी फ़ैसला कर लिया जाएगा। लेकिन इस मामले में भी एक मोड़ है और वो मोड़ ये है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो नंबर्स पूरे करने के दावे किए जा रहे हैं वो अपनी जगह मुस्लिम लीग नून के करीबी हलकों की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये तासुर भी दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस तहरीक अदम एतमाद के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। लेकिन हमारी जो बात हुई है अहम ज़राए से, उन अहम ज़राए से जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इनमें बहुत आप ये कह सकते हैं टॉप लेवल के ज़राए भी शामिल हैं। तो उनका ये कहना है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस्टेब्लिशमेंट तहरीक अदम एतमाद या लॉन्ग मार्च जैसे किसी इकदाम की हमायत करे। ना तो फ़ौज ने किसी को कोई -1 फार्मूला दिया है, ना फ़ौज किसी -1 फार्मूले पर यकीन रखती है, ना फ़ौज की किसी के साथ डील हो रही है। और ये जो तमाम इतलात हैं कि कोई -1 फार्मूला इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान ज़ेरे गौर है, ये मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। और सबसे अहम बात ये कि अगर अपोजिशन के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे होते तो उसका वो मुजाहरा हाल ही में जब मिनी बजट का मामला सामने आया, जिसको हुकूमत हर सूरत पास करवाना चाहती थी और अपोजिशन हर सूरत जिसको रोकना चाहती थी, वहाँ पर अपोजिशन अपनी अददी बरतरी साबित कर चुकी होती और ये बता देती कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के कुछ इत्तेहादी अरकान, कुछ नाराज़ अरकान और कुछ जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिस अपोजिशन ने यह दावा किया था कि इस मिनी बजट को वो किसी भी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे और ये दावा किया गया था कि हुकूमत की जो अददी अक्सरियत है ये अकलियत में बदल जाएगी। लेकिन हुआ ये कि मिनी बजट जिस दिन पास होना था उस दिन भी अपोजिशन को 18 वोटों से शिकस्त हो गई। इसका मतलब यह है कि ना तो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पर इत्तफाक राय पैदा कर सकेगी और अगर कोई इत्तफाक राय पैदा हो भी गया तो इस तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि हुकूमत की जो अददी अक्सरियत है कौमी असम्बली में वो अब भी कायम है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।